Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple ITC City and I am a second year undergraduate student doing CSC from BTech. So आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ेंगे। इसमें हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अपना दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ओके, तो इसके नाम से समझ आ रहा है कि आपको कि ये केमिस्ट्री का उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है ये, तो मैं नाम भी लिख देता हूँ दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और थोड़ा लंबा नाम है, कोई नहीं। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ हमारे पास आईयूपीएसी नेम दिए होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, हमें उनकी रिएक्शन करवानी होगी, उनके आईयूपीएसी, उनके आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, मेजर, माइनर, ये सब सारी रिएक्शंस वगैरह रहती हैं। ओके, तो इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलेंगे। और आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से आती होगी तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पे भी अपना ड्रॉअर खोल लेता हूँ ताकि इस साइड भी हमें लिखने में आसानी है। ओके, चलिए देख। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते थे, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें इन चारों आईयूपीएसी नेमिंग को देखना है। ओके, तो आप सभी को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आईयूपीएसी चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग तो करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। ओके, तो जो आईयूपीएसी नेमिंग होता है उसका आपको पूरे पता है कि कुछ रूल्स होते हैं। ओके, आप जब जब उनके रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो आप इनके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। तो हम देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखिए, हम सभी को स्टार्ट करते हैं। तो 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, तो ये हमारे पास आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, तो अब देखते हैं सही है या नहीं। तो देखिए, मुझे यहाँ तक लग रहा है नाम पढ़ने से ये मुझे जो नाम है वो एकदम सही लग रहा है। कैसे लग रहा है चलिए देख लेते हैं। अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे देखिए इथाइल है, डाइमिथाइल है, हेप्टेन है, तो ये एक टाइप का सिंगल चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके ऊपर कुछ अल्काइल ग्रुप्स है। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट। ओके, तो अगर अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो आपको पता है कि अगर उन्हें प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मस्ट बी प्रेजेंट, और ऐसे कह सकते हैं रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी थी आईयूपीएसी की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो हमारे पास इथाइल है एक। ओके, फिर सेकंड है मिथाइल। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया भी है थर्ड पोजीशन पर इथाइल लिखा है क्योंकि ई पहले आता है एज कम्पेयर टू एम, और 2 एम है 2 डाइमिथाइल है। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर होगा। और जब डाई की बात कर ले, ट्राई की बात कर ले या फिर टेट्रा की बात कर ले, तो इन सभी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते। ओके, सो दिस आर नॉट रिटर्न। आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे देखिए डी वाई है तो डी तो ई से पहले आता है, पर देखिए जो डाई होता है ना, ये सारे जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो यूज नहीं होते इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नॉट रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो इसलिए आपको आईपीएससी के रूल्स के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे दिखा, हेप्टेन बोला है तो 7 कार्बन की चेन बना ले, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 6 ओके 7। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ से चालू करें 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो तीसरे नंबर पे बोल रहा है वो इथाइल है, तो यहाँ पे आप C2H5 लगा दीजिए, और फिर वो बोल रहा है 4 पे डाइमिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल लगा दीजिए और यहाँ मिथाइल लगा दीजिए। तो ऐसा कुछ आईपीएससी स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इजीली इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही मिल गया, तो आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते, इसे भी चेक कर सकते, इसे भी चेक कर सकते। ओके, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आईपीएससी एकदम बेसिक पार्ट होता है, तो देख लीजिए। अगर मैं सेकंड वाले के ऑप्शन के बारे में बात भी कर लूँ तो देखिए, अगर यहाँ पे हम एम ई देख रहे हैं, एम ई और ई है, तो हमने अभी बात करी कि मिथाइल बाद में आता है एज कम्पेयर टू इथाइल, तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट के रेस्पेक्ट में तो गलत हो गया। ओके, बाकी आप सारी चीज चेक कर सकते हैं।
बाकी डाई बेस ट्राई टेट्रा ट्रिस ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन पता है बहुत इजी होंगे, तो आपको जस्ट देखना है। और देखिए जैसे आपने पहला क्वेश्चन का वो देखा तो तीन ऑप्शन तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला। ओके, इसमें भी आपको आईपीसी नेम बताना है, बट यहाँ पे आपको नेम दिया नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर दिया है और उससे आपको आईपीसी नेम बताना है। ओके, तो आपको पता है आईपीसी नेमिंग के लिए क्या करना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो पहले मैं कंपाउंड बना लेता हूँ, यानी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल टाइप का। तो देखिए तो सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इससे तो आपको पता चलेगा कि 5 कार्बन, तो पेन 10 तो आना है। तो यहाँ से हम जो जो काट सकते हैं वो काट लेते हैं, तो थर्ड तो काट रहे हैं। तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। ओके, चलिए बात होती है कि हमें कौन सा कार्बन लेना है। ठीक है, तो आप ये वाला कार्बन ना लेते हुए आप ये वाला कार्बन लीजिए। 1 2 3 4 5, ऐसे क्यों लिया, देखिए ये जो COH है ना, तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और इसे हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मानते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से आप पहले नंबर पे उसे रखेंगे। ठीक है, अब आप एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसके अलावा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CO, इसे हम यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहले लिखेंगे, और जो भी है वो विल बी रिटर्न एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन दैट इज C डबल बॉन्ड O, उसको आप जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सो। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। और C डबल बॉन्ड O एंड OH को आप कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अपना ओइक एसिड। ठीक है, देख कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सफिक्स फॉर्म में, आप जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे हमारा है, प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे अपना ऑक्सो, और बाकी जो रिंग है यानी कि जो अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर है दैट इज पेंटेन ओइक एसिड। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है ना, ये तो बहुत इजी सा था, एकदम स्टार्टिंग फेज वाला क्वेश्चन है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द आईपीसी नेम फॉर। ओके, हमारे पास फिर से एक कंपाउंड दिया है, तो इसमें हम बेसिकली ये चैप्टर बेटा आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको आईपीएससी स्ट्रक्चर्स दिए रहेंगे, कुछ रिएक्शंस रहेगी, उससे फिर से आपको आईपीएससी ही निकालना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो किसी किसी जो बच्चे रहते हैं ना, जिन्हें आईपीएससी अच्छे से पढ़ रहे थे, उनको ये चैप्टर करने में बहुत मजा आता है, एकदम फटाक से देखते से आंसर निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि आईपीएससी के कुछ रूल्स रहते हैं और कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, उनको आप जब पढ़ लेंगे जिस तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के अपने, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्लोरीन, नाइट्रोजन और ये दैट इज NO2 क्लोरीन एंड CH3 मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है अराउंड अ बेंजीन रिंग। ओके, तो देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन चेक करें, हम देखिए 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन, तो वो नंबरिंग के हिसाब से हुआ है। चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम पहली नंबरिंग यहाँ से करें, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर हम उल्टी कर लेते, ठीक है उल्टी कर लेते मतलब ऐसा कर लेते 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखिए आपको पता है ना कि जब भी आप नंबरिंग करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे के एकदम पास पास में रहना चाहिए। ओके, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए अगर आप पहले इस यानी कि आप मान लीजिए ये वाला रूट फॉलो करते हैं, देखिए ये वाला रूट। ओके, ये वाला रूट और ये अंदर वाला एक रूट अलग है जो मैंने बनाया। ठीक है, तो आप अगर दूसरा रूट फॉलो करते हैं, इसको सेकंड नंबर देता है, इसको मैं फर्स्ट नंबर देता है। अगर आप सेकंड रूट फॉलो करते हैं तो देखिए क्लोरीन के बाद में दैट इज थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट इज फोर्थ पोजीशन पे आपको CH3 मिल रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिक्स पोजीशन पे आपको NO2 मिल रहा है। ओके, तो देखिए क्लोरीन से NO2 के बीच में सिक्स पोजीशन ऑफ कार्बन का कितना बड़ा डिफरेंस। ओके, लेकिन वहीं पे हम देख लें, अगर वहीं पे हम मैं ये मिटा दे रहा हूँ ऊपर जो मैंने बनाया था। ओके, ये नाइट्रोजन भी उड़ गया। ओके, तो देखिए
अगर यहाँ पे देखें हम, तो देखिए अगर यहाँ से जा रहे हैं तो देखिए दूसरे पे ही NO2 मिल गया, चौथे पे भी CH3 मिल गया, तो हमें तीनों का यानी कि जो भी अपने पास कंपाउंड दिए थे, ओके, वो मिल गए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने ज्यादा ग्रुप्स हैं वो सबसे लोएस्ट नंबर पे, यानी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं हमारे एटम से, तो वो हमें सबसे पास पास मिलते जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड से दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो ये हमारी कुछ नंबरिंग होगी। तो इसके बस आपको नंबरिंग का ही ध्यान रखना था, यहाँ पे पूरा फंडा नंबरिंग का है। आपको बस ये पता करना था कि आपको इस साइड से नंबरिंग करना है या इस साइड से, क्योंकि एक टाइप का साइकिलिंग रिंग है, तो आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता नोट, ताकि आपको और अच्छे से ध्यान रहे। नोट डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग, डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग should be chosen in a manner such that the next substituent gets the closest number. Okay, that the next substituents get the closest, सबसे पास वाला, या फिर कह सकते हैं लोवेस्ट और लोवेस्ट नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना था। तो अगर इसे देखिए तो देखिए पहला वाला क्लोरीन हो गया, दूसरा नाइट्रो हो गया, और फोर्थ के तरह दैट इज मिथाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, सॉरी मिथाइल बेंजीन हो गया। लेकिन देख, अब यहाँ पे फिर से आपको ऑल्सो कंसिडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल। ओके, अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखिए तो क्लोरीन पहले आएगा, फिर देखिए MLMN। ओके, तो N बाद में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक, तो पहला तो लोवेस्ट नंबर ऑफ दैट इज नंबरिंग कह सकते हैं आप। फिर सेकंड आपको देखना है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको हमेशा देखना है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ओके, तो ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। In which of the following compounds the carbon marked with the asterisk is most electronegative? Okay, तो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और उन कंपाउंड्स, सॉरी आपके पास कुछ कुछ कंपाउंड्स दिए हर एक ऑप्शन में। ओके, और उस कंपाउंड के अंदर आपको चार कार्बन है, उनमें से किस कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बतानी है आपको। ओके, और वो कार्बन डिपिक्ट करने के लिए आपको एस्टेरिस्क दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं स्टार्टिंग से। आपको पता है ना sp2 एंड sp3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ओके, तो इस तरीके से रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि इसमें 50% का कंपोजिशन रहता है। ओके, इसमें कैसा रहता है आपको sp2 में दैट इज 33% तीनों का रहता है, और इसमें कैसे रहता है 25%। तो देखिए सबसे ज्यादा तो अपना sp में आया p का, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका ही आता है। ओके, तो आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एस परसेंट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कार्बन जो सबसे, आपको ऐसा कार्बन देखना है जो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे बता सकता हूँ मैं? देखिए sp जो होता है वो डिनोट करता है फॉर ट्रिपल बॉन्ड, sp2 बेसिकली डिनोट करता है फॉर डबल बॉन्ड। ओके, सॉरी, हाँ, एक बॉन्ड गलती से खींच लिया हमने। ओके, डबल बॉन्ड। और जो हमारा sp3 है वो डिपिक्ट करता है हमारा सिंगल बॉन्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में तो हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें तो बात ही खत्म होगी। फिर हम सेकंड ऑप्शन को देखें। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में देखिए ये वाला जो कार्बन है दैट इज sp3। फिर सेकंड ऑप्शन में जो कार्बन है दैट इज sp2। फिर ये वाला जो कार्बन है, देखिए ये वाला, ये कार्बन हमारा sp क्यों है? क्योंकि ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। और ये वाला तो हमारा sp2 आ गया। तो देखिए sp का स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज, मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर एस्टेरिस्क भी है जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमसे पूछी हुई है। हेंस एज इट इज एन sp कार्बन, सो
ड्यू टू हाईएस्ट percentage of S character. It has highest electronegativity. ओके, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना, दैट इज आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए, तो देखिए बेसिक बेसिक से सवाल है, आपको थोड़े से फंडे क्लियर होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन को जज करते आना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसमें कुछ दिया नहीं रहता है, बस जस्ट आपको ऑप्शन देख के ही आंसर पता चल जाता है। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आता है, अगर आपको पता है कि sp2 और sp3 में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप डायरेक्टली देखिए मैंने वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दिया रहता। ओके, तो आपको क्वेश्चन में मेहनत करना नहीं है, आपको इफेक्टिवली काम करना है ताकि आपका टाइम भी बचे। ओके, क्योंकि जेई मीन्स अगर आप दे रहे हैं तो इट्स बेसिकली अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि आइसोमेरिज्म किस फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमारे पास अल्कोहल दिया हुआ है, ओके, फिर एल्डिहाइड दिया हुआ है, फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, कुछ अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, फिर हमारे पास साइनाइड्स दिया हुआ है, CN दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ए वाला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, तो आपने तो देखा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। ओके, ठीक है, CN भी होता है, लेकिन जो CX होता है हैलाइड वाला, उसमें आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे आप देखिए, आप जब दूसरे टाइप के हेलोजेंस लेते हो उनके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज नहीं आते। जैसे मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड के बारे में, हैलाइड्स, क्योंकि आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, ओके, जो कि क्लास 11 में फर्स्ट पार्ट होता है, और सेकंड वाले दैट क्लास 12 में आपका आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हैं। ओके, इसमें आप जस्ट आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप स्ट्रक्चरल वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ओके, तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, इनका अगर हम इनके आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें, आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो these are the ones which have same molecular formula but different functional group। okay, but different, क्योंकि आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाना है। तो देखिए अल्काइल हैलाइड्स में अगर आप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो देखिए अल्कोहल्स और जो अपने वो होते हैं एल्डिहाइड, ओके, इनमें तो आप अपनी जैसे कि मान लीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, तो उसमें OH अलग तरीके से आ जाता है, तो वहां पे आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कीटोन आ गया तो उसमें भी कर सकते हैं CHO के साथ में। ओके, बट अगर हम बात करें साइनाइड के बारे में, तो वो साइनाइड ऑल्सो शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, जैसे कि एक साइनाइड होता है, कैसे मैं बता दूं, देखिए अगर आप CN के बारे में C ट्रिपल बॉन्ड N फिर N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा कुछ होता है, तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ओके, तो इस टाइप के भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। बट जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, उसमें आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अगर मान लीजिए C के साथ F दिया है तो IF के साथ में C ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे आप। ओके, अगर कोई बॉन्ड यहाँ से जुड़ रहा है, ओके, तो ये जो होता है हमारा रॉन्ग होता है। तो हेंस अपना जो लास्ट ऑप्शन होता है दैट इज थर्ड ऑप्शन, अल्काइल हैलाइड, राइट, हैलाइड कांट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, तो इस तरीके, अगर आपको इस तरीके से आने होता तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड्स हो गया, तो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप ही है, तो इनके कारण इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो होगा। बट जो अल्काइल हैलाइड है वो एक टाइप से अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स की पोजीशन डाल के आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कर देंगे। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो आपका नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, ओके, तो ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। ओके, these are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. Okay, a suitable method for the extraction of these oils from the flower is okay। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि जो फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होता है वो किस वजह से आता है। एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम एसेंशियल ऑयल करके नाम हम जानते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड रहता है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है और रूम टेम्पर यानी कि जब रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल कंडीशन है उस पर अपनी इंसॉल्युबल होता है इन वाटर, बट ये वाटर के साथ में
वेपर फेज में मिक्स हो रहा है। ओके, तो वो बोलना चाह रहा है कि अब जब ये मिक्स हो गया तो आप इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो कौन सी मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे? ओके, ओके सॉरी, हमें फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर पता है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एज अ थ्योरी पार्ट है, तो आपको पहले मैं आंसर बताता हूँ और फिर आपको इसका रीजन भी बता दूंगा। ओके, तो इसका आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन हम क्यों यूज करेंगे, चलिए मैं बताता। तो देखिए ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज होती है फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। ओके, क्या बोलना चाहूँ मैंने, यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेपरेट, वी वांट टू सेपरेट ऐसे सब्सटेंस को, सेपरेट द सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि आप स्टीम के साथ में जब इसे रिएक्ट करा देते हैं मिक्स हो जाता है स्टीम वॉलेटाइल, बट ये वाटर के साथ मिक्स नहीं, बट नॉट मिक्सेबल विथ वाटर। ओके, तो इस टाइप की सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है, इन स्टीम डिस्टिलेशन जनरेटर से स्टीम, जैसे मान लीजिए आपके पास जनरेटर है, जनरेटर, तो जनरेटर हमारी स्टीम निकालेगा। ओके, जनरेटर से जो स्टीम आई है वो पास करते हैं हम थ्रू अ हीटेड फ्लास्क। ओके, पास टू एन हीटेड फ्लास्क, और इस फ्लास्क में क्या रहता है पता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कुछ फ्लास्क है। ओके, ऐसा मैंने कुछ भी बना दिया। ओके, तो इस फ्लास्क में क्या रहता है पता है क्या, कंटेनिंग लिक्विड, जो कि हमें डिस्टिल कर, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। अब जो मिक्सचर रहता है हमारा स्टीम का और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हमें निकालना है, ओके, इसे हम कंडेंस करते हैं। नाउ मिक्सचर ऑफ स्टीम जो हमने पास करी एंड लिक्विड इज कंडेंस्ड। ओके, एंड हम उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं, सेपरेटेड। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फिर एक सेपरेटिंग, फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहेगी, तो वाया help of separating funnel we separate water and compound। ओके, तो इस तरीके से हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो मैंने पूरी मेथड ही आपको समझा दी कि किस तरीके से आप फ्लावर्स में से वो फ्रेगनेंस वाला जो कंपाउंड है दैट इज एसेंशियल ऑयल, उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे ये अपनी परफ्यूम्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स का एसेंस रहता है, ओके, जो भी परफ्यूम्स फिर फ्रेगनेंस हो गए, ओके, तो ओके, तो उन सब में जो रहता है ना अपना स्मेलिंग, दैट इज फ्रेगनेंस का कंपाउंड, दैट इज एसेंशियल ऑयल्स के नाम से कभी पढ़ा, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन की मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द documents had been carried out. Okay, he asked the forensic department to check the ink used at the two different places. According to which technique can be give the best result? Okay, तो समझ के आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट है। आपको पता है कि जब भी आपको इंक रिलेटेड डिस्टिलेशन करना है या फिर इंक रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, इवेंट्स, ओके, तो आप यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो। ओके, अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी से आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी और फोर्थ है दैट इज आवर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आपको यहाँ पे पता है कि दैट इज आवर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करनी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज करनी देगी, क्योंकि ये ऐसी मेथड होती है जिससे हम एनालाइज करते हैं मिक्सचर को बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट दिया हो यानी कि मिक्सचर दिया हुआ है, तो हम उसके कंपोनेंट्स जितने यानी कि जितने भी कंपाउंड्स जितने भी एलिमेंट से बना हुआ है वो कंपाउंड, उसे हम सेपरेट आउट करते हैं। ओके, तो इस टेक्निक से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बता सकते हैं उस मिक्सचर में, उस कंपाउंड की प्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ओके,
और उसके कुछ अपीयरेंस से भी हम बता सकते हैं, ओके, कि वो कितने जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो ये सारी चीज बताता है ये हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इससे हम बता पाएंगे कि जो दैट इज, अगर हमारे पास दो पेपर दिए हुए तो उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग के बारे में चेक कर सकते हैं, ओके। तो एक टाइप का जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, ओके। तो जो पेपर क्रोमेटो, देखिए मैंने बताया आपको कि क्रोमेटोग्राफी तो होता है लेकिन उसके रिलेटेड उसके टाइप्स रहते हैं। देखिए जैसे एक लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, फिर अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी दैट इज सिंपली जैसे हमने भी पढ़ा, ओके। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें होती है ना, उसमें हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं दैट इज पार्टीशन, ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन, देखिए मैं बात करूँ पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी कंटीन्यूअस डिफरेंशियल मिक्सचर, यानी कि आपके पास कोई भी मिक्सचर दिया है, ओके, मिक्सचर, ओके। और इसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कंटेन्स डिफरेंट, कह सकते हैं इसके डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइडेड है उनके, ओके। तो अगर आप जब ये वाली मेथड यूज करते हैं दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें जो भी कंटिन्यूस डिफरेंशियल कंपोनेंट्स रहते हैं उस मिक्सचर के, जो कि अगर आप किसी फ्लास्क फ्लास्क में ले ले तो दो फेज में वो यूज होते हैं, दैट इज वन स्टेशनरी एंड वन इन मोबाइल फेज, ओके। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना वो एज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, जिसमें आप दो टाइप के फेज को डिफरेंट कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स की मदद से पता कर सकते हैं, ओके। तो थोड़ी कुछ कुछ टर्म आपको समझ भी नहीं आएगी। देखिए ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है ना थोड़ा हार्ड होता है। बस आप अभी के लिए मान लीजिए कि इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट यूज होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको याद, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस, ओके। तो हमें कैटायंस की स्टेबिलिटी दी, तो देखिए आपके पास चार कैटायन दिए हुए 1 2 एंड देख लेते हैं। पहला कैटायन क्या दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव OCH3, ठीक है। और हमारे पास दैट इज थर्ड वन जो कि लास्ट है वो हमारे पास दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH2 OCH3, ओके। तो देखिए इसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ओके। तो देखिए कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन होता है, अगर वो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ओके। तो मान लीजिए यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो प्लस आई इफेक्ट आएगा वहां पे, ओके। अगर वो किसी ग्रुप से अटैच्ड है, ओके, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो प्लस माइनस आर इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, ओके। और अगर मान लीजिए कुछ बहुत ही गलत यानी कि जो उसको फेवर नहीं कर रहा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, ओके। तो ये तीन ही टाइप उसके उसके तो देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, ओके, ऑन सीइंग फर्स्ट, ओके, तो ये कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू टू अल्काइल ग्रुप्स, दिख रहा है ना, दैट इज आर वन मिथाइल एंड ये भी मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है तो टू अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड, ओके। सो ये स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि जो हमारे CH3 होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ओके। और जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है वो चाहता ही है कि उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो नीड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, दैट इज प्लस आई प्लस आर, ओके। तो देखिए ये हमारा जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, पहला वाला ऑप्शन वो प्लस आई से स्टेबलाइज्ड है, ओके। चलिए अब हम अगर सेकंड के बारे में बात कर ले, देखिए इसमें ये तो वन मिथाइल ग्रुप है, ओके। बट जो दूसरा वाला है दैट इज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा तो वो ऐसे कुछ लोन पेयर पाए कॉन्जुगेशन शो करेगा, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट of OCH3, okay, stabilizes this carbocation gas is मार्क कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में।
तो थर्ड में क्या दिया हुआ है पास, CH3 दिया हुआ है, फिर CH पॉजिटिव दिया हुआ है और CH2 OCH3 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें आपका माइनस आई इफेक्ट रखेगा, दैट इज ऑफ OCH3। यहाँ पे भी OCH3 है लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज्ड, डिस्टेबलाइजेस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCS। ओके, देखिए OCS3 यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। ओके, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस आई, यहाँ लिख दीजिए प्लस आर, यहाँ लिख दीजिए प्लस आई। तो आपको पता है कि जो प्लस आर होता है वो सबसे ज्यादा भगवान होता है, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस इज भगवान। तो प्लस आर प्लस आई फिर माइनस आई, तो इससे रिलेटेड आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज सेकंड, फर्स्ट एंड वन, सेकंड फर्स्ट एंड दैट इज थर्ड। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, ओके सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड गलती से ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना, दैट इज सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें बस आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर फंडे क्लियर रहने, बस फिर तो आंसर इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। ओके, तो हमारे पास फिर से कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, और इससे रिलेटेड ऑप्शन है C2H5, फिर इधर भी हमारे पास C2H5। ओके, तो दो मिथाइल ग्रुप है उससे, सॉरी दो इथाइल ग्रुप है उससे कनेक्टेड कुछ कार्बन चेन। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके से चेन ले सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 हो गया तो 1 2 3 4 5, तो ये वाली चेन ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके, तो हम देखते हैं CH ओके, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या दिया, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ओके 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, फिर हमारे पास दिया हुआ है 2 सेक ब्यूटाइल ब्यूटेन। ओके, कुछ कुछ ऑप्शन दिए, तो देखिए आपको यहाँ पे कार्बन चेन देखनी है, तो देखिए 1 2 3। ओके, और यहाँ पे अगर आप देख लीजिए 1, आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन आपको 4 की मिल सकती है। ओके, ओके यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, और दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे हम ऐसे देखें तो यहाँ तो 4 ही जा रहा है, और अगर हम बात कर ले 1 2 3 4 5, ओके तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हमने एक चीज छोड़ दी। ओके, क्या छोड़ दी देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, देखिए यहाँ 1 अगर आप ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4, तो ये वाला तो चलिए ठीक है, फिर आप मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4, फिर आप ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो तीनों ऑप्शन में आपको 5 ही मिल रही, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन, पूछिए कैसे, लॉन्गेस्ट कार्बन मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इसे उड़ा दीजिए, या फिर मैं चलिए आपको यहीं पे गिन करती, 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो लॉन्गेस्ट कार्बन, ओके ये होगी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज दोनों C2H5 ग्रुप को आप जोड़ लीजिए, तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा, जो थर्ड वाला ऑप्शन था, थर्ड वाली पोजीशन वहां पे आपको एक मिथाइल है, फिर फोर्थ पे भी एक मिथाइल है, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ऐसे आपको ऑप्शन देखेंगे, कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको चेक करना था कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, बस यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, बाकी तो इजी है, बस आपको ऑप्शन कुछ यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि आप घुमाना चाह रहा था। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क विद एस्टेरिस्क इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसमें फिर से ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर ली है, तो इसमें डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव के बारे में बात करनी होगी हमें। तो देखिए अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए बारे में, तो इसके लिए हमें पहले उसके अटैच्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है ब्रोमीन है CH3, तो अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा तो पॉजिटिव होगा ही ना, तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें बात करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स और कंपाउंड और एटम्स, इसके बारे में बात कर ले, तो पहले हमारे पास दिया है क्लोरीन, फिर हमारे पास क्या दिया है मैग्नीशियम दिया है, फिर हमारे पास दिया है ब्रोमीन, और फिर हमारे पास दिया है CH3। तो देख क्लोरीन तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और उसके बाद में ब्रोमीन होगा, क्योंकि ये एज अ हेलोजन है तो इन दोनों के, और उन दोनों में भी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर
ब्रोमीन का होगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम और CH3। तो कार्बन जो होता है ना, ओके, CH3 में हमें ये वाला कार्बन देंगे, कार्बन की उससे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ये आपने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, अब मेन फंडा कहता है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड ग्रुप connected to connected that is connected to कार्बन जो कि सभी में है, the greater will be the positive, the greater will be positive चार्ज। तो देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड बनाना है जिसमें आपको डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के बारे में बात करनी है, तो आपको ये पढ़ा होगा कि अगर आपका इधर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उधर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर उसका वाइस वर्सा चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसमें दिख रहा है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा ड्यू टू क्लोरीन हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहीं पे, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ionic species are stabilized by the dispersal of charge, which of the following carboxylate ion is the most stable। तो देखिए, अब हमें ऑक्सीजन निगेटिव, ओके, CO निगेटिव की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी। ठीक है, तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जिसमें CH3 CO निगेटिव सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है, फिर क्लोरीन और 2 फ्लोरीन करेक्टेड। ओके, तो देखिए, इसमें आपको चेक करना है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बात करनी है। ओके, कब, व्हेन डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव आयन। ओके, तो देखिए, जो डिस्पर्जल होता है ना, डिस्पर्जल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। देखिए, 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, एक होता है अपना प्लस आर इफेक्ट, जो कि खुद कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से आता है, ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, और एक और इफेक्ट होता है एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट तो आपने पढ़े ही होंगे। फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ओके, हेलोजेंस और कार्बोक्सिलेट आयन दैट CO निगेटिव के बारे में आ रहा है। ओके, दैट इज प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों इफेक्ट के बारे में चेक करें। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारा सबसे गंदा हो गया। ठीक है, इसमें हमारा 1 क्लोरीन है, ओके, और 1 प्लस आर ऐसे मान लेते हैं, तो सभी में आप प्लस आर तो सभी में। ओके, बट अब हमें देखना है क्लोरीन के बारे में, तो यहाँ पे तो क्लोरीन है नहीं, तो ये तो सबसे गंदा हो गया। यहाँ एक क्लोरीन है, तो वो भी हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो थर्ड वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए, फर्स्ट वाला तो सबसे गंदा होगा, सेकंड वाला उससे गंदा होगा, थर्ड वाला उससे अच्छा होगा, और फोर्थ वाला सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें 2 फ्लोरीन है, तो 2 प्लस आई ग्रुप उसको एकोमोडेट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उसको फेवर कर रहे हैं। ओके, फॉर द बेटर डिस्पर्जल ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, electrophilic addition proceeds in 2 steps. The first step involves the addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step reaction of the following reaction. Okay, तो देखिए, आपसे इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में बात करी है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, चलिए आपको उसमें कुछ यानी कि एकदम यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, उसमें कुछ कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में आप जब इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, एज चूंकि H प्लस आयन दिया हुआ है हमारे पास, तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, ओके, तो वो कुछ, तो H प्लस डालेंगे ना, तो उसमें 2 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, आप चलिए ऐसे वाली देखिए, यहाँ पे तो H3CH जैसे कैसे रहेगा, फिर CH2 बनेगा, फिर यहाँ पे जो बनता है CH2 पॉजिटिव यहाँ बनता है। ओके, ठीक है ना, और फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, या तो कुछ इस तरीके से ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस साइड में, बट ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये जो H प्लस है वो यहाँ अटैक कर सकता है, या फिर यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो दूसरा पॉजिटिव, दूसरा जो कंपाउंड बन सकता है कुछ ऐसा बन सकता है, CH पॉजिटिव यहाँ पे बना, और यहाँ पे अपना CH3 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है, आपने सभी ने पढ़ा है कि 3 डिग्री कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड कम्पेयर टू 1 डिग्री।
तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, दैट इज दिस वन। तो हमारा जो सेकंड वाला है दैट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन जो हमारा लेस स्टेबल हो गया। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म दे। ओके, तो हमें देखना है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता, दैट इज CH2 CH पॉजिटिव CH3। ओके, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका। सॉरी, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया था। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक चेक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, covalent bond undergoes fission in 2 different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br। तो देखिए, जो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन, तो आपने पढ़ा होगा एक हेट्रोलिटिक और एक होता है हमारा होमोलिटिक। होमोलिटिक जिसमें आपको पढ़ा होंगे कि होमोलिटिक में आपका वो बनता है, इसमें बनते हैं अपने रेडिकल, इसमें आपका बनता है आयंस। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेट्रोलिटिक फिशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप CH3Br में से आप CH3 के ऊपर पूरा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, यानी सॉरी सिंगल बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन CH3 ले लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, दैट इज ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ओके, तो आंसर शुड बी लाइक दिस। बट अगर आप ब्रोमीन के ऊपर लेते हैं तो ब्रोमीन पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ले रहा है, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन भी तो आपका सही हो सकता था, बट आपने सेकंड ऑप्शन को सही क्यों करा। देखिए, जो ब्रोमीन होता है CH3 के ऊपर आप नेगेटिव रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। बट जो ब्रोमीन है वो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर सबसे ज्यादा शो करता है। प्लस ये जो है ना ब्रोमीन, वो हमारे हेलोजन के ग्रुप को बिलोंग करता है, और ब्रोमीन चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले पूरा। ओके, तो इसलिए हम ब्रोमीन को यानी मेन रीजन लिखा लिखा देता है मैं आपको। मेन रीजन, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। ओके, कंपेयर, यानी कि वैसे तो सबसे ज्यादा इसका नहीं होता कंपेयर टू कार्बन के बारे में बात करें, कंपेयर टू कार्बन। ओके, so due to higher electronegativity the electron displaced from carbon to Br। okay, so due to this the electron pair या फिर electron displace from carbon to Br। और मैं यहाँ पे लिखा देता एक हिंदी में, जो लेता है वो निगेटिव, और जिसने दिया, जो देता है वो पॉजिटिव। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, जो लेता है वो हमेशा कम हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपके ऊपर सेकंड चार्ज। ठीक, तो इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, द एडिशन ऑफ एन अल्कीन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ H+ आयन ऑन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोर्शन व्हिच कैन बी शोन एज। ओके, तो कोई भी अल्कीन दी हुई है हमारे पास, और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दैट इज H+ का एडिशन करवाया है। ओके, तो इसमें से कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म शो होएगा। ओके, यानी कि जब H+ आ रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म शो कर, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये C है, डबल बॉन्ड C है, कुछ ऐसा बॉन्ड दिया हुआ है हमारे पास। ओके, तो इसके ऊपर आप जब H+ डालेंगे, H+, ओके, तो क्या H+ किस तरीके से अटैक करेगा। देखिए, पहले तो पता है ये बॉन्ड टूटेगा, इधर टूटिए उधर टूटिए कोई मतलब नहीं। ओके, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ जैसे ही टूटा, अभी H+ आया नहीं है, ठीक है, अभी H+ आने को टाइम, पहले बॉन्ड टूटेगा तभी, जब तक उसके लिए स्पेस नहीं बनेगी तब तक के बॉन्ड, यानी कि H+ तो आ नहीं सकता ना, नीड स्पेस फॉर कमिंग ऑफ H+। ओके, तो ये जब बनेगा तो ये C के ऊपर कैसा होगा पता है, जो देता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो C के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने लिया तो इसके ऊपर अपना निगेटिव चार्ज आता है, तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया। ओके, अब जो जिसने लिया, जैसे यहाँ पे मान लिया आपका निगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये जो H+ है ये इसको अकोमोडेट कर लेगा, तो ये C पॉजिटिव तो जैसे कैसा C, ये ऐसा कैसा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। ओके, तो इस तरीके से होगा, ये हमारा बेसिकली अटैकिंग रीजेंट है। ओके, तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन कौन सा हमारा, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, क्योंकि आपने पहले H+ नहीं डाला, आपने पहले डबल बॉन्ड तोड़ा, उसकी वजह से आपने H+ कनेक्ट किया। ओके, तो सेकंड ऑप्शन विल बी चल। इसके साथ हमारे पूरे सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन
खत्म होते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन खत्म होते हैं, दैट इज टाइप 1। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ गए, तो चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम वेस्ट करना, अच्छा खासा टाइम है, और सर 15-20 मिनट में कुछ हो जाएंगे हमारे 4-5 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए मैं एक हेडिंग डाल लेता, दैट इज सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो आप राइटिंग में देखिए, आप बस सॉल्यूशन देखिए और आप क्वेश्चन समझिए कि किस तरीके से मैं सॉल्व करना, ताकि आपको भी इजी पड़े जब आप सॉल्व करें। चलिए, तो सिंपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे करेक्ट, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम रहता है, क्योंकि इसमें आप अगर 3 सही कर दे और एक गलत कर दे तो आपके पूरा माइनस में चल जाता है, या तो फिर आपको पूरे सही करने पड़ते हैं +4 के लिए, या फिर आपको पार्शियल मार्किंग के लिए 1 या 2 जो आप श्योर हो उसी को क्लिक करिए, जिस पे आप श्योर नहीं हो उसे आप टच भी करेंगे। चलिए, which of the following compounds contain all the carbon atoms in the same hybridization state? ओके, तो ये क्वेश्चन तो इजी सा है। ओके, तो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कार्बन क्या है, ये हमारा sp स्टेट में है, ये भी sp में है, ये भी sp में, ये भी sp में। ओके, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है। फिर हम सेकंड के बारे में बात कर लें, sp है, ये sp3 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हमने डायरेक्ट यही उड़ा दिया। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर लें, sp2, ठीक है, sp2, ये भी sp2, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही होना चाहिए। सॉरी सॉरी, देखिए थर्ड ऑप्शन में गड़बड़ आ गई। देखिए, जो थर्ड ऑप्शन को देखो मैं एक बार अच्छे से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल, सॉरी, अगर हम थर्ड के बारे में बात कर ले तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ये तो हमारा हो गया sp2, ये भी हो गया sp2। आप बोलेंगे ये भी तो sp2 है, डबल बॉन्ड ही तो है, बट देखिए द थिंग इज दैट ये जो होता है ना, 2 डबल बॉन्ड्स, ओके, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो करस्पॉन्ड टू sp कैट। ओके, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो गया sp2 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 sp2, ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप और एटम डिफरेंट फ्रॉम द गिवन इन स्ट्रक्चर ए। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं 4, उसमें से बोल रहा है कि ए जो स्ट्रक्चर है उसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात करनी है, जो कि हम चेक कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन पेपर। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें, ओके, दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ ऑप्शन, दैट इज CH3 वेट। ओके, मुझे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत लग रही है। ओके, ठीक है, ठीक। तो देखिए, आपको बस पता है कि ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है ना आपके पास, ओके, ये हाइड्रोजन इसके अराउंड, ओके, हाइड्रोजन एटम को पेपर के पास रखिए, ओके, और उसके डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स को चेंज कर जाइए उसकी लोकेशन। ओके, तो जो लेफ्ट आउट ग्रुप्स रहेगा ना, तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके, तो देख, आप जब इनकी पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में चेंज करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब आपको पता चल जाएगा कि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है ए से या फिर बी से। तो अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें, दैट इज आर CH3H। ओके, तो देखिए ये जो CH3 है, फिर ये जो H है, आप इन दोनों को अगर फिक्स कर दे और क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज कर दे, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो डिफरेंट नहीं है। ओके, दैट इज आर सेम। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है ये तो हमारा डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया, सॉरी मैंने सेम बोल दिया था। दैट इज, देखिए ये क्लोरीन अगर आपका ये डैश में है और ये हाइड्रोजन हमारा कैसे था, ये तो कनेक्टेड था इन द प्लेन, बट ये हाइड्रोजन हमारा जो हो गया बाहर आ गया। तो अगर आप मान लीजिए इसको ऐसा मान लीजिए इन अ सिंगल प्लेन मान लीजिए। ओके, जैसे ये वाला अपना ऐसा प्लेन में था, अब आप मान लीजिए ये हमारा ऐसा प्लेन में, तो देखिए ये वेज ये डैश, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया, बट यहाँ पे तो हमारा कितना था 90 डिग्री, तो ये हमारा तो हो गया डिफरेंट। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो डिफरेंट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन वन भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट है। तो हमें डिफरेंट एटम से, अब हम बात कर ले सेकंड के बारे में। तो देखिए आप CH3 को अगर सेम रखे इन द प्लेन, ओके, यानी कि अगर मान लीजिए CH3 ऐसा है और ये बोल रहा है वेज पे, तो ठीक है मान लीजिए ऐसा है, तो हमारा प्लेन कुछ ऐसा है बन गया। ठीक है, कोई नहीं, आप प्लेन को जैसे वैसे जोड़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन कुछ ऐसा है, ठीक है,
और ब्रोमीन हमारा हो गया ऐसा। तो अभी बात करें हम इस वाले प्लेन की, तो ये बाहर है और ये सॉरी ये पीछे है। कैसे समझाऊं मैं, ये थोड़ा ना आपको विजुअलाइज करते हैं अच्छी, कैसे बोलना चाहूं मैं कि कैसे बोला जाए, जैसे ये CH3 ये प्लेन में, ठीक है, और अभी हमारा ब्रोमीन हमारा प्लेन में, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन जो हमारा वो हमारा पीछे है, ये हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है। तो आप जब जेड एक्सिस बनाते तो कुछ ऐसा बनाते ना, तो ये कुछ ऐसा बनाते, तो ये कुछ अपना अपना कीबोर्ड बनता है, ठीक है, इस तरीके। तो ये वाला मान लीजिए, अगर आपको देखना चाहूँ मैं, तो ये मान लीजिए कैसे समझाऊं, ये जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, जस्ट पीछे पीछे वाले इस पे ऐसे मान लीजिए आप, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका हो गया दैट इज जो भी आएगा क्लोरीन, तो इधर आएगा ब्रोमीन, ओके, इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। तो पीछे साइड में आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप जब इन दोनों को प्लेन में रखेंगे तो ब्रोमीन आपका ऐसा आ गया, तो क्लोरीन आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप क्लोरीन और ब्रोमीन की इनिशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में आपका 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऐसा है और ये वाला बाहर आपके बाहर के प्लेन में, ठीक है। तो ये तो चलिए ठीक है, बट अगर आप CH3 और Br की पोजीशन चेक करें, ठीक है, दैट इज CH3 एंड Br, तो ये तो हमारा प्लेन में आ गया, चलिए ये भी ठीक है। बट हम CH3 और हाइड्रोजन के बारे में बात कर ले, तो ये हमारा पीछे आ गया। बट अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में आपको एंगल चेक करना है, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एंगल है ना, दैट इज 180 डिग्री। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के एंगल के बारे में बात करें तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Second, sorry, that is our option number. Sorry, that is second. Okay, okay. Now, sorry, that is third option. Okay. तो सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, हम डबल से चेक कर लेते इसे। अभी तो सही है, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते पहले, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो आप जब CH3 के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रोमीन, तो हमने भी सेकंड वाला ऑप्शन चेक करा, उसमें एंगल हमारा डिफरेंट आया था, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, इट इज ब्रोमीन, और ये हमारा डैश में कनेक्टेड विद कार्बन, और ये CH3 से कनेक्टेड हाइड्रोजन, और एंड दिस इज आर वेज कनेक्टेड टू Cn। ओके, तो देखिए अब आप इनिशियल वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैं इसको फिर से इरेज कर लेता ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए CH3 और Cl के बीच में आपका कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। बट यहाँ पे देखिए CH3 और Cl के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये वेज में आता है आपको, ठीक है। तो ये तो सही है। अब बात कर लेते हैं CH3 और Br के बीच में, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे जो CH3 Br है, यहाँ पे भी ठीक है एंगल। अब बात कर लेते हैं CH3 और हाइड्रोजन के बीच में एंगल, तो CH3 और हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में है। अब Cl के बारे में चलते हैं, CH दैट इज ब्रोमीन एंड क्लोरीन के बीच में, तो उसका भी एंगल सेम ही है, ओके। बट अब आप Cl और हाइड्रोजन के बारे में देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, बट यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे भी आपका हो गया डिफरेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक सेम। अब बात कर लेते हैं फोर्थ के बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन क्या देगा हमारे पास, ब्रोमीन, CH3, Cl और H। तो देखिए यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन का सेम है, ओके। अब Br और CH3 के बारे में बात कर ले, वो भी सेम है। हाइड्रोजन और Br के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड Br का यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड Br भी ठीक है। CH3 Cl देख ले हम, तो सेम है। फिर हम देख ले और क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन और Br का देख लेगा। हाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एंड Br का है 90 डिग्री, ठीक है। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड Br का आपका सेम ही आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का चेक करते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का सेम है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। तो ये हमारे को सेम टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, इसलिए आपको जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वही चेक करना। चलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मांगने वाले, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ओके। तो हमारे पास अभी एग्जांपल में हम देखें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख ले, दैट इज Bf3, NH3 एंड H2। तो देखिए NH3 के ऊपर पता है लोन पेयर होता है, H2 के ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से ये वाला तो गलत हो, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होता है इसके इलेक्ट्रॉन की कमी तो रहेगी नहीं हमेशा, ठीक है। फिर हम बात कर ले AlCl3 के बारे में, SO3 के बारे में,
NO2 के बारे में, ठीक है ना। तो AlCl3 एज अ लीविस एसिड होता है, इसको जरूरत पड़ती है। सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ड्यू टू दैट लीविस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ AlCl3 एंड SO3 वो शो नहीं करता, ठीक है। ओके, तो ये NO2 रहता तो दिक्कत होती, पर यहाँ NO2 पॉजिटिव है, तो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज है तो हमारे नहीं होते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा अंधा आपका करेक्ट। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड में देखिए, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। थर्ड बेसिकली जहाँ रेडिकल दिख गया वो हमारा हो जाता है अपना तो रेडी, और जहाँ निगेटिव आ गया वहां पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल का आंसर नहीं आएगा, तो हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रो, अगर मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखा दूं, नोट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको चेक करना है, तो पॉजिटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्जेस प्लस लेविस एसिडिक देखिए, लेविस एसिडिक कैरेक्टर देखिए, या फिर कह सकते हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट देख सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, तो इतने से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज हमने कुछ 18 क्वेश्चंस कर लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप चाहे तो आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।